I am is to make you educated, so this is your own channel और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड विद मी। वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। अच्छा जी, ये वर्ड के ऊपर आपने गौर करना है। ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियोलस है। ओके, ये गलती अक्सर जो है ना वो बच्चों को रहती है। अच्छा जी, न्यूक्लियोलस होता क्या है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जो है इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। ओके, डायग्रामेटिकली आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं आज आपको समझाऊंगा। चलिए हम थोड़ी सी डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं इधर। ठीक है, ये है हमारे पास एक सेल, ये हमारे पास है एक सेल। ठीक है, फर्ज कर लो ये एक सेल है हमारे पास। अब ये है सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इधर न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूं आपको। ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, और ये क्या है बेटा, ये है न्यूक्लियोलस। समझा की बात की? दिस इज न्यूक्लियोलस। हमेशा याद रखना, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अच्छा, ये सेल है, इसका साइटोप्लाज्म है ये वाला। ये न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये वाला। तो इसका मतलब न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है। न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस। समझ आ गई बात क्या आपको? अच्छा जी, तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। इधर वो एक वर्ड यूज कर रहा है, प्रोमिनेंट, डार्कली स्टेन्ड। तीन वर्ड यूज कर रहा है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है वाजिया, जिसको हम आसानी से देख सके। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट। ठीक है, और डार्कली स्टेन्ड मतलब कि जो है बहुत ज्यादा गाढ़ा इसका जो है ना वो कलर नजर आता है हमें। ठीक है, जब हम इसको स्टेन करते हैं, स्टेन कहते हैं किस चीज को रंग चढ़ा देना। ठीक है, स्टेन कर देना। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे किसी चीज को देखना होता है ना हमने, तो हम उसको कलर स्टेनिंग करते हैं उसकी। ठीक है, उसकी स्टेनिंग करते हैं ताकि हम उसको कलरफुल उसकी पिक्चर्स ले सकें। तो ये न्यूक्लियोलस जो है, जब इसको हम कलर देते हैं ना, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डाइज होती हैं, जो है ना वो मेथड होता है जिससे हम जो है ना वो सेल को कलर करते हैं। ठीक है ना, तो उससे जब हम इसको कलर करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है माइक्रोस्कोप के नीचे किस तरह का, प्रोमिनेंट, डार्कली स्टेन्ड, बहुत ज़्यादा गाढ़ा और वाजिया रंगत की तरह का। ठीक है ना, डार्कली स्टेन्ड। इसका जो कलर है, जो इसको कलर आता है वो डार्क होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, तो मैंने अभी आपको बताया ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, मे बी वन और मोर, इसका क्या मतलब है, कहता है सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस पाए जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसकी मैन्युफैक्चर्स, मतलब कि करता क्या है। मैन्युफैक्चर द सब यूनिट दैट कंबाइन टू फॉर्म राइबोसोम्स। ये क्या इसका मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको राइबोसोम्स के बारे में बताने लगा हूँ, आपने गौर से समझना है। देखिए बेटा, जो हमारे पास सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, इधर जो है ना वो बनते हैं राइबोसोम्स के सब यूनिट्स। राइबोसोम्स सब यूनिट्स, इसका क्या मतलब है? अच्छा जी, राइबोसोम्स हमेशा आपने याद रखना है, राइबोसोम्स के दो यूनिट्स होते हैं। ये है इसका लार्ज सब यूनिट, ठीक है, राइबोसोम का, और ये है इसका स्मॉल सब यूनिट। ये क्या है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, किसके, राइबोसोम के। ये दोनों के दोनों सब यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं तो फिर मैसेंजर आरएनए की मदद से क्या क्या, ये है लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनके पास आता है मैसेंजर आरएनए। क्या आता है, मैसेंजर आरएनए। जब इनके पास ये आता है ना ऐसे, तो ये इस मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को पढ़ के टीआरएनए को इस्तेमाल करते हैं। किसको, टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए को की इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं दोनों सब यूनिट्स, और ट्रांसफर आरएनए की मदद से क्या करते हैं,
प्रोटीन्स तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? प्रोटीन। तो मैंने अभी आपको बताया ये जो सब यूनिट्स होते हैं ना राइबोसोम्स के, ये सब यूनिट्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये आखिर ये काम करते कहाँ हैं, इनकी लोकेशन क्या है? ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों सब यूनिट मिलते हैं, मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन कोड करके प्रोटीन तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये काम करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सवाल ये पैदा होता है ये फिर बनते भी साइटोप्लाज्म के अंदर है? ऐसा नहीं है, ये बनते हैं बेटा न्यूक्लियोलस के अंदर। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या कर रहा है मैन्युफैक्चर करता है किसको? सब यूनिट्स को। ये वाले जो दो सब यूनिट्स हैं, ठीक है, ये दोनों सब यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, डेट कंबाइन। ठीक है ना, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट मिलते हैं, फिर क्या बना देते हैं? राइबोसोम बना देते हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, फॉर्मेशन एट सर्टेन साइट्स इन क्रोमोसोम NOR जो ना वो साइट्स होती हैं, ये क्या है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर अभी आपको पता होगा उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? DNA। ठीक है ना, इनके क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स है ना आपके 13, 14 एंड 15 और उसके बाद 22 है शायद, और एक 21 भी है शायद, 21, 22, 13, 14 एंड 15 ये क्रोमोसोम्स के नंबर हैं। आपने वेरीफाई कर लेना इनको। मैं फिर अगर गलत हुए तो मैं इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर के अंदर ही ऐड कर दूंगा इसको। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है ना 46 क्रोमोसोम इंसान के सेल के अंदर होते हैं। ठीक है ना, इंसान के सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये 46 क्रोमोसोम्स में से ये वाले वो क्रोमोसोम्स हैं जिनके ऊपर कुछ रीजन्स पाए जाते हैं, कुछ साइट्स पाई जाती हैं। ठीक है ना, उनको हम कहते हैं NORS। ये क्या मतलब है? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स। ठीक है ना, देखिए क्रोमोसोम, हमारे पास क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के ऊपर साइट्स हैं, वो ये वाले क्रोमोसोम है उनके ऊपर साइट्स हैं, उनको रीजन कहते हैं, इनके साइट कह लो या रीजन कह लो, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स। ठीक है ना, तो ये वो रीजन्स होते हैं जो कि क्या बना देते हैं? न्यूक्लियोलस को बना देते हैं। न्यूक्लियोलस याद रखिएगा ये जो है ना ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। ये सर्कल तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रा किया है, इसका कोई खास इसकी शक्ल नहीं होती। ठीक है ना, इसकी कोई भी इस तरह की बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई भी ना तो मेम्ब्रेन होती है ना इसकी कोई बाउंड्री होती है, ये कुछ रीजन होता है सिर्फ। मतलब ये फर्ज कर लो क्रोमोसोम है इस तरह, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्रोमोसोम के ऊपर खास हिस्से होते हैं इस तरह के। ठीक है, ये बहुत से क्रोमोसोम, कौन से? ये वाले क्रोमोसोम्स के ऊपर खास हिस्से होते हैं। वो खास हिस्से जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, चूँकि आपको पता है, हमेशा याद रखिएगा ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स है ना बेटा, तो ये क्रोमोसोम किससे मिलके बने हैं? DNA से। किससे मिलके बने हैं? DNA से। तो जारी बात है ये रीजन भी होंगे, ये भी किससे मिलके बने होंगे? DNA से। ठीक है, इस जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है ना, ये जो रीजन मैंने अभी आपको ड्रा करके दिखाया है ये वाला। ठीक है ना, इस तरह बहुत से ये वाले क्रोमोसोम्स होंगे इस तरह, तो ये एक रीजन बना देंगे इस तरह। ठीक है, तो ये जो रीजन बना है ना इसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। तो इसको हम कहते हैं NORS रीजन। तो ये रीजन जो होता है यही क्या कर देता है? न्यूक्लियोलस को बना देता है। अभी तक जो मैंने आपको डिस्कस किया है, अभी तक हमने फॉर्मेशन के बारे में, न्यूक्लियोलस कि आखिर न्यूक्लियोलस बनता कैसे है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिपीट करके बताने लगा हूँ। देखें, हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर खास रीजन्स होते हैं। वो रीजन्स क्या करते हैं? मिलते हैं रीजन्स। ठीक है, वो रीजन, सारी बात हमें पता है, क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? DNA से। वो रीजन्स भी किससे मिलकर बने हैं? DNA से। वही रीजन्स जो होते हैं वो रीजन्स जो है वो किसको बना देते हैं? न्यूक्लियोलस को। अब ये न्यूक्लियोलस बना कहाँ से? बना रीजन से। ठीक है, लेकिन सवाल ही पैदा होता है ये रीजन है किस चीज़ का? तो मैंने आपको बताया DNA का। अब ये DNA करेगा क्या आगे? तो बेटा याद रखिएगा ये DNA से बनेगा
RNA, RNA। लेकिन RNA 3 किस्म का होता है, rRNA, tRNA, mRNA। तो ये कौन सा RNA होगा? ये होगा rRNA, यानी कि राइबोसोमल RNA। ठीक है ना, पीछे हमने डिस्कस किया था ना कि न्यूक्लियोलस क्या कर रहा होता है, सब यूनिट्स बना रहा होता है। किसके सब यूनिट्स बना रहा होता है? राइबोसोम्स के सब यूनिट बना रहा होता है। तो ये कैसे बना रहा होता है? डीएनए से क्या बनता है? कौन से डीएनए से? ये जो रीजन्स है ना, रीजन्स, इसके डीएनए से। अभी आप समझ लीजिए, मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। ठीक है, इस डीएनए से rRNA बनता है। ठीक हो गया। rRNA जो है ना, इसके साथ मिलती है प्रोटीन। प्रोटीन, अब ये प्रोटीन कहाँ से आती है? ये प्रोटीन आती है साइटोप्लाज्म से। तो ये साइटोप्लाज्म से प्रोटीन आई, rRNA से बनी, मिली, rRNA से प्रोटीन मिली, तो फिर क्या बने? यूनिट्स बने, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट्स। ये दोनों सब यूनिट साइटोप्लाज्म में आते हैं, आपस में मिल जाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, और राइबोसोम आगे क्या तैयार कर देती है? प्रोटीन तैयार कर देती है। समझ आएगी बात की? ठीक है, तो अभी तक हमने जो है ना वो फॉर्मेशन की डिस्कस किया है इसका। ठीक है, अब डीएनए फाउंड एट NOR। तो मैं अभी आपको बताया कि ये जो NORs होते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है? डीएनए। अब सवाल ये पता होता है डीएनए क्यों है? क्योंकि ये देखें ना, क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम ओवरऑल सारा डीएनए ही है। ठीक है, अब ये इस पे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया NORs के ऊपर डीएनए होता है। अब ये डीएनए क्या करता है? इनकोड्स होता है, यानी कि चेंज होता है, इनकोड करता है किसको? rRNA को। तो इस डीएनए से क्या बना? rRNA। ठीक है, अब rRNA ने जो है ना वो प्रोटीन के साथ मिलना है, और आगे जो है ना वो राइबोसोमल यूनिट बना देनी है। वो मैंने आपको बताया जब। न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्यूलर फाइब्रिल्स कंपोनेंट्स एंड डीएनए। ठीक है, तो डीएनए तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये न्यूक्लियोलस होता है, ये डीएनए से मिलकर बना होता है, और साथ में इसके ऊपर ग्रेन्यूलर फिब्रिल्स कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना, ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं इसके साथ, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स की तरह के, और साथ में फिब्रिल की तरह के, फाइबर की तरह के। ठीक है, तो मेनली न्यूक्लियोलस जो है वो किस 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? एक तो हो गया डीएनए, दूसरा ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर, तीसरा फिब्रिल्स। ठीक है, तो डीएनए तो हमें समझ आ गई, क्योंकि ये डीएनए क्यों है? क्योंकि सारी बात है न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम का हिस्सा है, तो ये डीएनए ही होगा। उसके बाद ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर, और फिब्रिल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो अभी मैंने आपको बताया ये क्या करता है? न्यूक्लियोलस डीएनए से आरएनए बनाता है। rRNA, वो rRNA जो है ना वो rRNA किससे मिलता है? प्रोटीन से मिलता है। और क्या बनाता है प्रोटीन से मिलके? सब यूनिट्स बनाता है। सब यूनिट्स जो होते हैं, वही तो मैंने आपको बताया, वो उनको उसने ग्रेन्यूल्स कह दिया है। तो ग्रेन्यूल कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड, जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर तैयार कर दिए गए हैं। ठीक है, फिब्रिल्स जो होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ राइबोसोम्स। अब जो राइबोसोम्स के रॉ मटेरियल होते हैं ना, इनके जो मतलब फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, फाइबर्स राइबोसोम के रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल rRNA। ठीक है, rRNA मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन। ये क्या मतलब है इसका? इस सब को, इस सारे टॉपिक को ना मैं आपको अभी जो है ना वो समराइज करके बताऊंगा। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो अभी हमने सारा कुछ स्टडी किया ना, इसको हम इंशाल्लाह अभी देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। डायग्रामेटिकली इसको इंशाल्लाह हम समझेंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना बस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को करें, साथ वीडियो को साथ शेयर भी किया करें। ओके जी, चलिए। अच्छा जी, आपने ये सारा जो वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये सारा आपका है सेल। ये आपका क्या है? सेल। इसको आपने सेल समझ लेना है। ठीक है जी, अब ये है सेल के अंदर ये न्यूक्लियस। ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस। ओके, और ये है, अच्छा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमाटिन मटेरियल होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्ज कर लीजिए मैं क्रोमोसोम बना रहा हूँ। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स
उस वक्त पाए जाते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। लेकिन आपकी बुक वाले ने इसको क्रोमोसोम में लिखा है, होता क्रोमाटिन है, लेकिन आपने डायग्राम इस तरह की नहीं बनानी, आपने क्रोमाटिन वाली बनानी है इस तरह की। मैं आपको समझाने के लिए ये बस बता रहा हूँ। तो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। मैंने आपको बताया क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, डीएनए से जी। मैंने बताया क्रोमोसोम कुछ खास क्रोमोसोम होते हैं, जैसे 13, 14, 15, 21, 22, ये वो क्रोमोसोम्स हैं। इन क्रोमोसोम के ऊपर कुछ खास रीजन्स होते हैं, इस तरह के रीजन्स, ये रीजन्स ये रीजन्स आपस में मिलते हैं इस तरह, ठीक है, रीजन्स, ठीक है। अब ये मुझे आपने बताना है ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बना, डीएनए से, तो ये रीजन्स भी किससे मिलकर बनेंगे। तो बेटा ये जो रीजन है ये सारा भी तो आखिर डीएनए ही है ना, तो इसका मतलब न्यूक्लियोलस जो है वो डीएनए से मिलकर बना है। एक बात कंप्लीट होगी। दूसरी बात, ये जो डीएनए है ना ये चेंज होता है आरआरएनए में, आरआरएनए में, तो वो भी तो इधर ही प्रेजेंट होगा। ये आरआरएनए के फाइबर्स हैं, समझा की बात की, आरआरएनए के ये क्या हैं, फाइबर्स हैं, ठीक हो गया। तो मतलब ये फाइबर आपको समझ आ गई, ये दूसरी चीज, ठीक है। फाइबर के अंदर एक और चीज आती है, वो क्या, मैंने आपको बताया ये जो सेल है इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से जो इधर पड़ी होती है प्रोटीन, राइबोसोम में प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या करती है, न्यूक्लियस के अंदर आ जाती है, इधर इस रीजन के अंदर क्या आ जाती है, प्रोटीन। तो एक तो हो गया इसका डीएनए, डीएनए से बन गया आरएनए, ठीक है, डीएनए ये कंप्लीट हो गया। फाइबर के अंदर मैंने अभी आपको बताया आरआरएनए आ गया, और दूसरी चीज है वो प्रोटीन जो बाहर से साइटोप्लाज्म से आई है अंदर। तो इसका मतलब तीन चीजें इस रीजन के अंदर पाई जा रही हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। कौन कौन सी बेटा, डीएनए, आरआरएनए, और ये जो प्रोटीन जो है वो बाहर से गई है साइटोप्लाज्म से, ठीक हो गया। अब एक डीएनए हो गया हमारा, और ये फाइबर्स, फिब्रिल स्ट्रक्चर यानी कि फाइबर, आरएनए का फाइबर और प्रोटीन का फाइबर। तीसरी चीज जो होते हैं वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं। अब ग्रैन्युलर कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, ग्रैन्युलर कंपोनेंट्स बनते हैं, ये आरआरएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं और ये क्या बना देते हैं, ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स को ही तो हम सब यूनिट कहते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ही तो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है ना, ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक हो गया। तो ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, फाइब्रिल और डीएनए, तो ये तीन जो है ना वो चीजें पाई जाती हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। तो ये न्यूक्लियोलस है। अब जब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट बन गए तो ये जो है वो इधर न्यूक्लियर पोर्स हैं, इसमें से बाहर आ जाएंगे। मतलब एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है। तो ये लार्ज सब यूनिट हो गया और ये स्मॉल सब यूनिट हो गया, ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या तैयार करते हैं, प्रोटीन तैयार करते हैं। समझ आ गई बात की। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोलस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।